हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीड जर्मिनेशन के सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, आरजीआर, और क्या क्या कंटेंट होते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन के टाइम काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सीड क्या होता है। सीड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किन किन चीज़ों से? एक होता है सीड कोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है? कि जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है, और यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड का एक पार्ट बनाता है। और जो ओव्यूल होता है उसका जो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट होता है वो सीड कोट बनाता है। तो एम्ब्रियो फर्दर तीन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एक कॉटिलेडन्स होते हैं, एक प्लेम्यूल्स होता है और एक रेडिकल होता है। कॉटिलेडन्स एक या दो हो सकते हैं, मीन्स कि प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट सीड है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग प्लेम्यूल्स की बात करें तो ये क्या बनाता है? शूट पार्ट बनाता है। अगर रेडिकल की बात करें तो ये क्या बनाता है? रूट पार्ट बनाता है। तो इस तरीके से ये मीन्स सीड की को हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सीड के पास क्या होता है? सीड के पास होते हैं रिजर्व फूड। तो उन रिजर्व फूड को वो अपने जर्मिनेशन में यूटिलाइज करते हैं। तो एक एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो अभी हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट को समझते हैं। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? मान लीजिए, जैसे सपोज कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट रिलेटिव टू साइज। मीन्स कि यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्रोथ रेट रिलेटिव टू साइज। मीन्स कि साइज के अकॉर्डिंग उस सीडलिंग का कितना ग्रोथ रेट है या प्लांट का कितना ग्रोथ रेट है, उसको भी हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है? एक तरीके से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि सीडलिंग और जो मैच्योर क्रॉप होती है उसका आरजीआर कैसा होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसा होता है। मीन्स सभी प्लांट में या सीडलिंग फेज हो या मैच्योर क्रॉप हो, सबका आरजीआर होता है, लेकिन किसका आरजीआर ज़्यादा और किसका आरजीआर कम होता है ये हमें समझना है। तो आरजीआर क्यों? मीन्स अगर हम लोग सीड की बात करें तो सीड में हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमेशा एनर्जी रिच रेज्यूम्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीड के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स होते हैं। तो ये क्या है? एनर्जी रिच रेज्यूम्स हैं जो कि सीड में स्टोर रहते हैं। और इसीलिए सीडलिंग में क्या होता है कि हाइपर एक्सपोनेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है, क्योंकि इसको अभी फूड तो सिंथेसाइज करना नहीं हो रहा है। इसके पास जो स्टोर्ड फॉर्म में रेज्यूम्स हैं उन्हीं को यूज़ करके ये अपना ग्रोथ रेट मीन्स बढ़ाता है। तो या फिर हम आरजीआर को इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इनिशियल मीन्स कि किसी भी पर यूनिट एरिया पे जो इनिशियल ड्राई मैटर है वो हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद उसका रेट हमेशा इंक्रीज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। कि दैट इज द रेट ऑफ ड्राई मैटर इंक्रीजेस पर यूनिट इनिशियल ड्राई मैटर। जो इनिशियल ड्राई मैटर पर यूनिट एरिया पे है, उसी यूनिट एरिया पे एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद उसका ड्राई मैटर क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। जो कि साइज पे डिपेंडेंट होगा कि उस पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया है वो साइज पे कितना रिलेटिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है। तो सीडलिंग के केस में देखा है कि आरजीआर टेपर करता है, मीन्स कि इंक्रीज करता है बहुत ही तेजी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीडलिंग के पास एनर्जी रिच सीडलिंग होता है, उसके पास एनर्जी बहुत सफिशिएंट अमाउंट में होती है, तो इसलिए उसका रिलेटिव ग्रोथ रेट हमेशा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखा है रिलेटिव ग्रोथ रेट, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट मीन्स कि आरजीआर और टाइम के बीच में एक
कर्व है। इस कर्व में देखिए क्या है कि ये सीडलिंग फेज दिया हो, तो सीडलिंग फेज में क्या है कि सबसे पहले सीड जर्मिनेट करना शुरू किया, और सीडलिंग फेज में देखिए यहाँ पे इसका आरजीआर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट पे गया है, और इसके बाद जब सीडलिंग फेज से वो फिर नेक्स्ट अपने एडल्ट फेज में जाता है, तो या मैच्योरिटी की तरफ क्रॉप पहुंचती है, तो यहाँ पे आरजीआर उसका कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि सीडलिंग के पास एनर्जी बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में है, उसको उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं करनी हो रही है, तो सीडलिंग फेज में क्या होगा कि आरजीआर मैक्सिमम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सीडलिंग फेज में अगर उसके इनिशियल ड्राई मैटर से ग्रोथ के बाद उसके रेट को चेंज मीन्स चेक किया जाए या उसको कोरिलेट किया जाए, तो जो रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों का होगा, इनिशियल और बाद का, दोनों में क्या होगा कि उसका हमेशा ज़्यादा होगा, मीन्स कि उसका मैक्सिमम हो जाता है आरजीआर, तो वो अपने मैक्सिमम आरजीआर पर आरजीआर सीडलिंग शो करता है। लेकिन मैच्योर क्रॉप में क्या होता है, मैच्योर क्रॉप में उसका आरजीआर धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि मैच्योर क्रॉप क्या होते हैं अपने वो फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, और उनको जैसे जैसे फूड सिंथेसाइज करते हैं वैसे वैसे ग्रोथ करते हैं। वैसे भी कोई मैच्योर क्रॉप होती है, तो मैच्योर क्रॉप एक टाइम के बाद उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो कुछ मीन्स एक स्टेबल टाइप का हो जाता है। उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, कि अगर एक पर्टिकुलर वेजिटेटिव स्टेट उसका हो चुका है और वो एक फुल ग्रोथ में आ चुका है, तो अब वो सिर्फ मेंटेनेंस करता है कि हाँ लीफ फिर से अगर निकल गई है तो उसको फिर से ग्रो करेगा, लेकिन पूरा ओवरऑल ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए मैच्योर क्रॉप का आरजीआर कम होता है। और ये आरजीआर क्यों हो रहा है, इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, सीड का जो स्टोरेज है उसी का मोबिलाइजेशन हो रहा है, उस स्टोरेज को मोबिलाइज करके ये आरजीआर सीड का मीन्स बढ़ता जाता है सीडलिंग फेज में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जब आरजीआर काम कर रहा है तो उस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीड के पास क्या क्या होता है, प्रोटीन रिजर्व फूड के फॉर्म में रहता है, फाइटिन होता है, स्टार्च होता है, फैट्स होते हैं, तो ये सारे क्या रिजर्व फूड के फॉर्म में होते हैं। एक फाइटिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, अगर हम लोग फाइटिक एसिड का आईपीओसी नाम अगर हम लोग उसका देखें तो उसका नाम होता है मायो इनोसिटॉल हेक्साफॉस्फेट, मायो इनोसिटॉल हेक्सा फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटिक एसिड। और ये फाइटिन क्या होते हैं, तो जब फाइटिक एसिड के सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप का भी इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ तो फॉस्फेट ग्रुप है ही, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट बन जाते हैं, तो उसको हम लोग फाइटिन बोलते हैं, और यही सीड में स्टोरेज फॉर्म में रहता है। अब इस फाइटिन को मीन्स मोबिलाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फाइटेज। ये फाइटेज एंजाइम इस फाइटिन को मोबिलाइज करके क्या क्या बनाएगा, इनोसिटॉल बनाएगा, कैल्शियम आयन रिलीज करेगा क्योंकि ये कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, फिर इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेंगे, और ये फिर यूटिलाइजेशन हो जाता है सीड को जर्मिनेट करने में। या फिर प्रोटीन है तो प्रोटीनेज में अमाइनो एसिड बनाएगा, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंटेंट होता है स्टार्च। स्टार्च जैसे आपको पता है कि एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और वो फिर वो ग्लूकोज सुक्रोज में चेंज हो सकता है, या फिर वो सुक्रोज वापस ग्लूकोज में चेंज हो सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज की। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर फैटी एसिड की बात करें, तो फैटी एसिड के लिए आपको पता है कि लाइपेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, फैट मीन्स की फैट को चेंज कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू या ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे के थ्रू उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से फॉर्म से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, जैसे कि ग्लूकोज किससे बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से, तो हम लिख दे रहे हैं ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, फैटी एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वो ग्लूकोज सुक्रोज में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीड में क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं, और जिस समय सीड इम्बाइव होता है मीन्स की वाटर सोकिंग होती है, तो उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के रेज्यूम्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन है, फाइटिन है, स्टार्च है या फैट है, वो किस
तरह से ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ब्रेक डाउन करके वो क्या शॉर्ट ओलिगोमर्स या क्या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि सीड यूटिलाइज करता है और सीडलिंग मीन्स जर्मिनेट हो जाता है, सीडलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि फैक्टर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, दूसरे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले तो हमने बताया कि अगर किसी भी सीड को वाटर से इम्बाइब ना किया जाए, इम्बिबिशन ना हो, तो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इम्बिबिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मीन्स कि वाटर अपटेक होना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि क्योंकि सीड जब जर्मिनेट करता है तो उस समय वो रेस्पिरेशन करता है, उसको एरोबिक कंडीशन चाहिए होती हैं, क्योंकि एनर्जी बनाता है तो उसको, इसलिए यहाँ पे क्या एरोबिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, जैसे कि 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगर हम लोग जैसे मान लीजिए लो टेम्परेचर है तो उस समय लो टेम्परेचर क्या लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो या मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो ये कौन से फैक्टर हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि वाटर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, या फिर कुछ केसेस में लाइट की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, लेट्यूस सीड होते हैं और ये लेट्यूस सीड रेड लाइट में जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, जो सीड रेड लाइट में जर्मिनेट कर रहे हैं, जिनको लाइट की जरूरत है, तो उनको बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। जिन सीड को जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है उनको हम लोग फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर में जाएं तो इंटरनल फैक्टर में सीड की खुद की इंटरनल क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट होता है। तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि सीड में जो फूड है, मीन्स कि जो फूड किस फॉर्म में है, मीन्स एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का कैसा डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर एम्ब्रियो पूरा मैच्योर नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जिब्रेलिक एसिड होता है जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग ABA की बात करें तो ये सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो अगर जब सीड को जर्मिनेट करना है तो उस समय जिब्रेलिक एसिड का कंटेंट क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कंप्लीशन ऑफ डोरमेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ, मीन्स कि टेम्परेरी ग्रोथ को सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगर वो डोरमेंसी कंप्लीट ना हो तो सीड जर्मिनेट तब तक नहीं कर पाते। मीन्स कि डोरमेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डोरमेंसी होना जरूरी है, अगर डोरमेंसी कंप्लीट नहीं है तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। फिर इननेट डोरमेंसी, मीन्स कि उसकी इंटरनल पूरा मैच्योर हो चुका है सीड, उस पर डिपेंड करेगा। और वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड में क्या होता है कि सीड कितने वायबल हैं, मीन्स कि उनका लाइफ क्या है, मीन्स कि वो लाइफ कंडीशन में है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए एक टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, उस टेट्राजोलियम टेस्ट से भी हम लोग सीड की वायबिलिटी को देख सकते हैं कि सीड वायबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 2 टाइप के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, और वो किस तरीके से सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन में कि कितने टाइप के सीड जर्मिनेशन होते हैं। तो 2 टाइप के सीड जर्मिनेशन बेसिकली होते हैं, एक जिनको हम लोग बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एपीजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एपीजियल, एपी मीन्स होता है अबव, जीएल मीन्स होता है सॉइल, तो मीन्स अबव द सॉइल। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सीड है, ये सीड सॉइल के नीचे लगाया गया है। इसके बाद इस सीड को, ये सीड जब जर्मिनेशन शुरू करता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कॉटिलेडन्स है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। मीन्स कि जो इसका हाइपोकोटाइल रीजन होता है सीड का, हाइपोकोटाइल रीजन बहुत तेजी से फास्ट ग्रो करता है। तो हाइपोकोटाइल के फास्ट ग्रो होने की वजह से जो कॉटिलेडन्स है वो भी
सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। और इसीलिए एपीजियल बोला गया क्योंकि ये इट रीच अबव द सॉइल। इसके बाद फिर हम लोग अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाइपोकोटाइल रीजन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करता है और इस टाइप के जर्मिनेशन को हम लोग एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कोटिलेडन्स आर ब्रॉट अबव द ग्राउंड ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, मीन्स कि यहाँ पे हाइपोकोटाइल रेज फास्टर। और ये एग्जाम्पल होते हैं डाइकॉट सीड के। डाइकॉट जितने भी सीड होते हैं वो सब किस टाइप का जर्मिनेशन शो करते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन शो करते हैं। फिर हम लोग दूसरे टाइप में आते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन में। हाइपो मीन्स बिलो और जियल मीन्स सॉइल, बिलो द सॉइल। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सीड को लगाया गया है, फिर यहाँ पे रेडिकल और जो प्लेम्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है वो पर्टिकुलर किस फॉर्म में हो रहा है कि यहाँ पे सीड अपनी ही जगह पे है और एपिकोटाइल पहले ग्रो कर रहा है। एपिकोटाइल ग्रो होने की वजह से क्या हो रहा है कि और यहाँ पे ये सीड जो है इसी तरीके से यहाँ पे सॉइल के अंदर ही रहेगा, कॉटिलेडन्स ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि ये बिलो द सॉइल होता है जर्मिनेशन, मीन्स कि जो कॉटिलेडन्स है वो सॉइल के नीचे ही रहता है, यहाँ पे कॉटिलेडन्स सॉइल के ऊपर आ गया है, तो इसलिए इसको बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटिलेडन्स रेज बाय सॉइल एंड एपिकोटाइल इलोंगेट्स विच पुशेस प्लेम्यूल आउट ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे एपिकोटाइल का ग्रोथ फास्टर होता है और जितने भी ज़्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं वो इसी हाइपोजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसे भी अगर सपोज कि सॉइल में 2 सीड लगे हैं तो इसीलिए ऐसा होता है कि डाइकॉट सीड को देखा गया है कि उनको थोड़ा सा सॉइल में 5-6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लगाया जाता है और मोनोकॉट को सॉइल के ऊपर ही रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सीड है ये ऊपर आ जाता है सॉइल के, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसको थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है कि अगर ये सपोज कि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में अभी सीडलिंग स्टैब्लिश नहीं हुआ और ये सीड ऊपर आ गया, कॉटिलेडन्स ऊपर आ गया, तो उस समय बर्ड्स अगर इसको खा जाएंगी तो फिर क्या होगा कि सीड प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सीडलिंग एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। इसीलिए डाइकॉट को थोड़ा सा सॉइल के नीचे लगाया जाता है और मोनोकॉट को सॉइल के ही सरफेस पे लगा दिया जाता है। और अगर सॉइल में 2 तरह के सीड आपने मोनोकॉट और डाइकॉट रखे हैं और आपको पता नहीं कि किधर कौन सा सीड है, तो जब सबसे पहले सीड जर्मिनेशन होगा तो जो मोनोकॉट होगा उसमें आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल स्ट्रक्चर दिखेगा और डाइकॉट में आपको 2 लीव्स का फॉर्मेशन दिखेगा। हमने आपको वहाँ भी बताया था कि मोनोकॉट एडवांस टाइप के सीड होते हैं, जैसे कि ये मोनोकॉट सीड है, यहाँ पे ये कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल में क्या होता है, प्लेम्यूल्स होता है और कोलियोप्राइजा में क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये 2 टाइप के जर्मिनेशन है, एपीजियल, हाइपोजियल। एपीजियल में जो कॉटिलेडन्स है वो सॉइल से ऊपर आ जाता है, हाइपोजियल में कॉटिलेडन्स सॉइल के अंदर ही रहता है, सरफेस ग्राउंड में ही रहता है। और इसके बाद यहाँ पे हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन तेजी से होता है, फास्ट ग्रो करता है, यहाँ पे एपिकोटाइल फास्ट ग्रो करता है। इसके बाद हम लोग विविपेरस जर्मिनेशन की बात करते हैं, 3rd टाइप का जर्मिनेशन है। यहाँ पे विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर कोई भी एम्ब्रियो है वो किसी भी रेस्टिंग फेज में नहीं जाता, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि सीड में एक सीड डॉर्मेंसी होती है, तो यहाँ पे क्या है कि विविपेरस जर्मिनेशन में सीड किसी भी डॉर्मेंसी में नहीं जाता है और वो मदर प्लांट पे जब लगा हुआ है तो उसी समय वो जर्मिनेशन शो कर देता है, मीन्स कि अपने मदर प्लांट पे लगा है तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीड बना और सीड से फिर ये जर्मिनेशन शुरू हो गया है। अब तो इस टाइप के जर्मिनेशन कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट में देखे गए हैं, जैसे कि राइजोफोरा में देखा गया है। राइजोफोरा क्या होता है कि राइजोफोरा 50 सेंटीमीटर का अपना हाइपोकोटाइल फॉर्म कर लेता है जब वो मदर प्लांट पे या पेरेंटल प्लांट पे ही लगा होता है। राइजोफोरा आपको पता है कि स्पेशल टाइप के मैनग्रूव होते हैं। इसके बाद फिर अगर हम लोग हेलोफाइट्स की बात करें तो जहाँ पे सॉल्टी एरिया होता है वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सॉल्टी एरिया है उस सॉल्टी एरिया में अगर प्लांट ग्रो करेंगे, मान लीजिए सपोज कि वहाँ पे विविपेरस जर्मिनेशन नहीं हो रहा होता, सिंपल जर्मिनेशन, तो यहाँ पे सीड ग्रो की लगाया गया और यहाँ पे बहुत सारा सॉल्टी एरिया है, तो क्या होगा कि शूट जैसे ही बनेगा वैसे ही शूट सैलिनिटी की वजह से खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रॉपर
ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो प्लांट पे जब सीड लगा होता है सॉल्टी एरिया में, तो उस समय वो अपना प्लूम्यूल बहुत मैसिव ग्रोथ कर लेता है प्लूम्यूल की। मीन्स कि जो अभी शूट पार्ट बनाने वाला है वो मैसिवली ग्रोथ हो जाता है, और इसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेंज में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो उस प्लांट से डिटैच हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये सीड को हमने सॉल्टी वाटर में लगाया, तो इसमें सबसे पहले रेडिकल्स निकलता है, मीन्स कि रूट का पार्ट निकलता है। ये रूट का पार्ट निकलने के बाद फिर प्लूम्यूल्स निकलता है। प्लूम्यूल्स में हाइपोकोटाइल रीजन बहुत तेजी से ग्रो करता है, और हाइपोकोटाइल रीजन ग्रो करके बहुत मैसिव प्लांट बना लेता है, और वो मैसिव प्लांट फिर बाद में जाके वो जो मदर प्लांट है वहां से डिटैच होके यहाँ पे आ जाता है। तो इस समय क्या होता है, क्योंकि वो मैसिवली अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कर चुका है, और यहाँ पे तो यहाँ पे जो सॉल्टी वाटर है उससे वो कनेक्ट भी नहीं रहेगा, और वो फिर वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। तो ये विविपेरस जर्मिनेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट सीड डोरमेंसी की बात करेंगे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।